नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी एज में। हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस कर रहे थे। ये था सेट नंबर 5 है ये, और इससे पहले हम 40 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज करेंगे 41 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विलंब नहीं करूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि पेपर आपके स्टार्ट हो गए हैं और आज जो है पहला पेपर था। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्धि लिंग पर निर्भर करती है, इस कथन से आप सहमत हैं? आप क्या हैं, सहमत हैं? पहला ऑप्शन है पूर्ण सहमत हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें आपका जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है। ये क्वेश्चन जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिलेबस में किसी ने पढ़ा है या नहीं पढ़े से कोई मतलब नहीं है, आप अपने खुद का दिमाग लगा सकते हैं इसको करने में। तो पूर्ण सहमत हैं। ठीक है, बुद्धि जो है किसी भी बच्चे की, बालक या बालिका की बुद्धि किस पर निर्भर करती है? क्या हम ये कह सकते हैं कि लड़की की बुद्धि तेज होती है और लड़की की नहीं? है ना, ऐसा नहीं कह सकते ना। कई बार हम देखते हैं कि बुद्धि जो है लड़के और लड़की लिंग पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पूर्णतः असहमत। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पूर्णतः असहमत, क्योंकि बुद्धि जो है सामाजिक, बच्चों के सामाजिक और पारिवारिक माहौल पर डिपेंड करती है। ठीक है, चलो मेरी चाय भी आ गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्णतः असहमत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। एक बालक की शिक्षा का अर्थ है। एक बालक की शिक्षा का क्या अर्थ है? एक बालक की शिक्षा का अर्थ है एक पुरुष की शिक्षा, जबकि एक बालिका की शिक्षा का अर्थ है एक परिवार की शिक्षा। महिला शिक्षा के संदर्भ में यह किसका कथन है? तो ये कथन था महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी जो है बालिका शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे, उनका ये कथन था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन अध्याय के बीच बीच में होता है? तो मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन, मूल्यांकन मतलब होता है बच्चों के जो है क्षमता का आकलन करना। ठीक है, यदि हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, बीच बीच में उनसे क्वेश्चन करना, तो उससे क्या होता है, बच्चों के कितना समझ में आया है, बच्चों का बीच बीच में आकलन करना, उसको हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन। ठीक है, तो इसका मतलब क्षमताओं का पता लगाना उनकी, कि उनसे कितना कुछ बन रहा है। तो इसमें पूछा गया है कि मूल्यांकन में जो है अध्याय के बीच बीच में होता है, उसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन। जब परीक्षार्थियों की संख्या सर्वाधिक हो तो उनके मूल्यांकन के लिए किस प्रकार के प्रश्न का प्रयोग किया जाएगा? तो जब बहुत सारे बच्चे हैं तो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे उनसे, ये मूल्यांकन करेंगे। वस्तुनिष्ठ क्या होते हैं? एक क्वेश्चन दिया होता है, 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, ए बी सी डी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जो आपका एग्जाम हो रहा है वो भी वस्तुनिष्ठ प्रकार का ही होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन वो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पुराने ईयर्स में आए हुए हैं और बहुत ही इनका लेवल बहुत अच्छा है। इसको करके जाइए, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, यह निर्णय लेना कि क्या पढ़ाना है, सीखने में होने वाली कमियों का निदान, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। अब आपसे हिंदी बहुत अच्छी बनेगी तो बाल विकास अच्छे से बन जाएगा। जैसे कि निदान शब्द आया है, सीखने में होने वाली कमियों का निदान। निदान मतलब होता है डायग्नोस करना। ठीक है, कमी को, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा सबसे पहले वो डायग्नोस करता है कि आपको क्या बीमारी है, तो उसको बोलते हैं हम निदान, मतलब बीमारी का पता लगाना, इसको बोलते हैं हम निदान करना। तो सीखने में जो कमियां हो रही हैं उसका निदान करना मूल्यांकन मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। आंसर सी। निम्न में से कौन समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया है? समावेशी शिक्षा मैंने बताया था, समाज के विभिन्न वर्गों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया है सामाजिक प्रक्रिया, समानता प्रक्रिया, संस्था रहित या फिर कक्षा रहित। इसका आंसर है बी, संस्था रहित। ठीक है, संस्था रहित मतलब समाज के सभी वर्गों को जहां कहीं पर भी शिक्षा प्रदान करना, न किसी भेदभाव के, उसको बोलेंगे हम संस्था रहित शिक्षा।
भाषा एवं संप्रेषण अधिगम आसक्तता को निम्न में से क्या कहा गया है? भाषा एवं संप्रेषण अधिगम आसक्तता मतलब जो बच्चा संवाद नहीं कर पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, ठीक है। संप्रेषण मतलब अपने विचारों को व्यक्त करना एक से दूसरे तक, उसको बोलेंगे संप्रेषण। तो जो बच्चा अच्छे से बोल नहीं पाता है उसको हम बोलेंगे अपेज्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की श्रेणी में नहीं आता? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। मानसिक दोष युक्त छात्र को हम शारीरिक रूप से विकलांग नहीं मानते हैं, ठीक है। जबकि दृष्टि दोष युक्त मतलब जो देख नहीं पा रहा है, श्रवण दोष युक्त मतलब जो सुन नहीं पाता है अच्छे से, वाणी दोष युक्त मतलब जो अच्छे से बोल नहीं पा रहा है। हेलिंगवर्थ ने प्रतिभाशाली बालकों के पाठ्यक्रम में समृद्धि के लिए क्या कार्यक्रम बताए हैं? तो हेलिंगवर्थ ने प्रतिभाशाली बालकों के लिए बताया है आधुनिक भाषाओं का अध्ययन, ठीक है, जीवन गाथाओं का अध्ययन करना, विशेष योग्यताओं में प्रशिक्षण। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। सृजनात्मक बालक के परीक्षण के लिए किन तरीकों को अपनाया जाता है? तो सृजनात्मक बालक के परीक्षण के लिए हम अपनाते हैं ये चारों तकनीक है। चित्रपूर्ति परीक्षण, टीन के डिब्बे का परीक्षण, वृत्त परीक्षण, ये जो है टेक्निक्स हैं जिससे हम पता लगाते हैं कि ये बालक सृजनात्मक बालक है या नहीं। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये थे 41 से 50 तक के क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप देख रहे होंगे बहुत अच्छा लेवल इनका, और परीक्षा में जो है इसी तरह के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। तो ये करके जाएं, और जो भी तैयारी कर रहा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की, ठीक है, ये जो पात्रता परीक्षा हो रही है 2024 में, उसको शेयर करें। जो भी तैयारी कर रहा है वीडियो शेयर करें उसके साथ, और वीडियो लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, ठीक है। परीक्षा का लेवल इस तरह के क्वेश्चन इसमें हैं या नहीं, और जो है चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर से करें ताकि हम और भी इसी तरह के वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।